हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं पीजीबीपी। और आज की क्लास में जो सेक्शन आपके साथ करेंगे वो है सेक्शन 48(2). एक्सेसिव पेमेंट टू रिलेटिव डिसअलाउ हो जाता है। सेक्शन 48(2) में क्या होता है? एक्सेसिव पेमेंट टू रिलेटिव डिसअलाउ हो जाता है। तो बात ये आती है कि सर क्या रिलेटिव्स को बिजनेसमैन एक्सेसिव पेमेंट कर देते हैं? हाँ, आइए समझाते हैं आपको। मिस्टर एक्स है, उसकी बिजनेस की इनकम पता है कितनी आ रही है? 15 लाख रुपए। एक बात बताइए, उसे टैक्स देना है कि नहीं? देना है। 15 लाख रुपए की इनकम टैक्सेबल इनकम है, टैक्स देना पड़ेगा। 7 लाख रुपए तक की इनकम तो रिबेट लेके खत्म हो जाती है, टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन भाई 15 लाख रुपए की इनकम पे तो टैक्स देना है। तो उसने क्या सोचा? उसने सोचा एक काम करते हैं, अपनी सैलरी का खर्चा बढ़ा देते हैं। हम अगर अपना खर्चा बढ़ा देंगे बिजनेस में, सैलरी टू एम्प्लॉइज का खर्चा अगर बढ़ा देंगे तो ऑब्वियसली इनकम कम हो जाएगी। और उसने सैलरी किसको दें? अब क्या किसी को भी हम सैलरी उठा के दे देंगे क्या? नहीं। तो उसने क्या किया, अपने रिलेटिव, अपनी बीवी के नाम से सैलरी दिखाई 5 लाख रुपया, और अपने बेटे के नाम से सैलरी दिखा दी 5 लाख रुपया। तो 10 लाख रुपए का सैलरी का खर्चा बढ़ गया। इससे मिस्टर एक्स की इनकम कितनी हो गई? 15 लाख रुपए से 5 लाख रुपया। 5 लाख रुपए पे कोई टैक्स नहीं लगा मिस्टर एक्स को। अब आइए देखते हैं बीवी की इनकम कितनी? 5 लाख रुपए सैलरी की, टैक्स कितना? निल। बेटे की इनकम कितनी? सैलरी की 5 लाख रुपए, टैक्स कितना? निल। यानी मिस्टर एक्स को जो टैक्स देना था वो नहीं देना पड़ा, ये एक्सेसिव पेमेंट रिलेटिव को करने की वजह से। तो गवर्नमेंट ये बात समझती है कि लोग क्या करते हैं, बिजनेसमैन अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देते हैं बाय मेकिंग अनरीजनेबल हाई पेमेंट टू द रिलेटिव्स। तो अगर इनकम टैक्स को ऐसा समझ में आता है तो वो जो एक्सेसिव हाई पेमेंट बीइंग मेड टू रिलेटिव है उसको डिसअलाउ कर दिया जाएगा, आपकी इनकम में जोड़ दिया जाएगा। यानी अगर इनकम टैक्स को समझ में आ गया भाई बीवी बच्चे काम ही नहीं करते हैं, तो यानी पूरा 1 भी रुपया तब तो नहीं देना चाहिए था सैलरी का, तो पूरा 10 लाख रुपया डिसअलाउ हो जाएगा और एड बैक हो जाएगा मिस्टर एक्स के हाथ। हाँ, अगर इनकम टैक्स को लगता है ये दोनों काम करते हैं, क्योंकि एक्चुअल में वो दोनों करते भी थे काम बिजनेस में, लेकिन बीवी जितना काम करती है ना बिजनेस में, उसके हिसाब से उसकी तनख्वाह 3 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी, और बेटे की तनख्वाह 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी। यानी 3 और 2.5, 5.5 लाख रुपए की सैलरी अलाउ होनी चाहिए थी। किया कितना गया है? 10 लाख। 4.5 लाख रुपए एक्सेसिव पेमेंट है, इसलिए उतना डिसअलाउ हो जाएगा। 4.5 लाख रुपए से इनकम बढ़ा दी जाएगी मिस्टर एक्स की। यानी अगर कोई भी बिजनेसमैन एक्सेसिव पेमेंट करेगा, ज्यादा खर्चा दिखाने की कोशिश करेगा और एक्सेसिव पेमेंट करेगा रिलेटिव को, तो वो खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर हम रिलेटिव को एक्सेसिव पेमेंट कर रहे हैं तभी डिसअलाउ हो रहा है, ठीक है। अगर हम नॉन रिलेटिव को, अगर हम ऐसा इनकम टैक्स प्रूफ भी करती है कि मैंने नॉन रिलेटिव को एक्सेसिव पेमेंट किया है, तो वो डिसअलाउ होगा नहीं, क्योंकि नॉन रिलेटिव को एक्सेसिव पेमेंट कोई करेगा ही क्यों, ठीक है। हम किसी को क्यों ज्यादा पैसा दे देंगे जो मेरा रिलेटिव नहीं है? मेरा रिलेटिव है तो भाई मेरा पैसा मेरे पास ही है। बीवी बच्चों को तो हम ज्यादा दिखा के दे सकते हैं, उनके खाते में डाल सकते हैं। हम किसी अननोन बंदे के या किसी दूसरे इंप्लॉय की सैलरी ज्यादा बढ़ा के देंगे क्या? नहीं, ठीक है। लेकिन सच बात तो यह है कि हम वो भी कर सकते हैं। एक बात बताइए, मेरा एक एम्प्लॉय है, उसकी तनख्वाह पता है कितनी है? 12,000 रुपया, लेकिन हम उसके खाते में 20,000 रुपये डाल देते हैं और बोलते हैं तुमको 8,000 रुपये हमको नगद वापस करना पड़ेगा। बताइए करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। अरे उसको नौकरी करनी है हमारे यहाँ, ठीक है। हम कहेंगे भाई तुम्हारी तनख्वाह 12,000 है ना, लेकिन हम 12,000 नहीं डालेंगे तुम्हारे खाते में, हम खाते में 20,000 दिखाएंगे, ताकि मेरा खर्चा ज्यादा हो जाए। मेरा खर्चा ज्यादा दिखाई देगा तो मेरा इनकम कम हो जाएगा, मेरी इनकम कम हो जाएगी, मेरा टैक्स कम हो जाएगा। इसलिए हम उसको तनख्वाह ज्यादा देते हैं। उसके खाते में जो ट्रांसफर होता है वो 20,000 होता है, और उसको 8,000 रुपए मुझे नगद में वापस करने होते हैं अपने खाते से निकाल के। क्या प्रैक्टिकली मार्केट में ये भी हो रहा होगा? हो तो रहा होगा, ठीक है। लेकिन 40B इसको कवर नहीं करता, क्योंकि इनकम टैक्स कह रहा है ऐसा रिस्की है ये, ठीक है। लोग ऐसा करते नहीं होंगे प्राय, और ऐसा प्राय नहीं करते, लेकिन रिलेटिव को एक्सेसिव पेमेंट दिखा देते होंगे कि नहीं? हाँ, जैसे मेरी बीवी मेरे बच्चे काम करते तो उनका तुम ज्यादा ज्यादा तनख्वाह दिखाई देते होंगे, उसमें थोड़ी ना टेंशन है। तो 40B कवर करता है एक्सेसिव पेमेंट टू रिलेटिव। हालांकि मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात समझाना चाहता था कि लोग देने को तो नॉन रिलेटिव को भी दे देते हैं, ठीक है। अब मेरे यहाँ कोई काम कर रहा है तो मुझे मालूम है यार कि देख के भी समझ में आ जाता है कि हाँ इस पे विश्वास किया जाता है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। हम इसको आज तनख्वाह देंगे, कल लाके दे देगा हमको। तो करने को तो ये भी किया जा सकता है। मैं समझाना आपको ये चाहता था कि ये 40B से कवर नहीं होगा, ठीक है। आइए चलिए शुरू करते हैं। अमाउंट नॉट डिडक्टेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेसिव पेमेंट टू रिलेटिव।
अगर एक्सेसिव पेमेंट टू रिलेटिव करेंगे अमाउंट विल नॉट बी डिडक्टेबल। कवर्ड बाय सेक्शन 48(2), सेक्शन रख लीजिए, एकदम याद कर लीजिए। एक्सेसिव पेमेंट टू रिलेटिव 48(2) होता है। अगर आप डिसअलाउ करेंगे आपको बताना पड़ेगा किस सेक्शन में आपने डिसअलाउ किया है, ठीक है। लास्ट क्लास में आपने रेम्युनरेशन और इंटरेस्ट देखा था, वो जो सेक्शन था 40B, याद करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा 40B की वजह से ये एक्सेसिव रेम्युनरेशन और टू पार्टनर एंड इंटरेस्ट टू पार्टनर डिसअलाउ हो रहा है। Where the SSE incurs any expenditure in respect of which SSE कोई खर्चा करता है जिसके लिए पेमेंट करनी है, ठीक है, और पेमेंट किसको करनी है? स्पेसिफाइड पर्सन को करनी है। स्पेसिफाइड पर्सन कौन होता है? नीचे बता रहा है, रिलेटिव ही होते हैं स्पेसिफाइड पर्सन। The assessing officer may allow so much of the expenditure as he considers to be excessive or unreasonable, having regard to the fair market value of the goods, service or facility for which the payment is made. आपने खर्चा किस चीज का दिखाया है? कोई सामान खरीदा था, कोई सर्विस का पेमेंट किया था, जो भी किया था, जो आपने सर्विस ली थी या गुड्स लिया था, उसके लिए जो एक्चुअल में मार्केट वैल्यू होनी चाहिए उससे ज्यादा अगर आपने दिया है रिलेटिव को पेमेंट, तो डिसअलाउ कर दिया जाए। देखिए, मैं बिजनेस करता हूं, ठीक है, मेरे एक रिलेटिव का भी बिजनेस है, वो मेरा रॉ मटेरियल सप्लायर है। मैं अपनी प्रॉफिट कम करना चाहता था, इसलिए मैंने अपने रिलेटिव से बोला कि तुम अपने रॉ मटेरियल की बिलिंग मुझे 5 लाख रुपया बढ़ा के कर दो, ठीक है। अब अगर वो अपनी रॉ मटेरियल की बिलिंग मुझे 5 लाख रुपया बढ़ा के करेगा, वो तो सेल कर रहा है, तो उसकी सेल बढ़ जाएगी, उसका प्रॉफिट 5 लाख से बढ़ जाएगा। लेकिन 5 लाख रुपए से प्रॉफिट बढ़ने से भी उसका टैक्स नहीं बनेगा, क्योंकि उसका प्रॉफिट वैसे भी 1 लाख आ रहा था। तो 5 लाख रुपए से अगर बढ़ भी जाएगा, मैंने उससे कहा है, ध्यान से सुनिएगा, पता नहीं आप जल्दी जल्दी समझ पा रहे हो कि नहीं ये बात। मेरा एक रिलेटिव है, वो मुझे रॉ मटेरियल देता है, ठीक है, यानी मैं उससे माल खरीदता हूं। मैं जिससे माल खरीद रहा हूं अपने रिलेटिव से, उससे कहा कि बिल 5 लाख रुपए बढ़ा के बना दो, मतलब जो भी सेल की बिल है उससे 5 लाख रुपए बढ़ा के बना दो। अब सामने वाला 5 लाख रुपए की बिल बढ़ा के देगा तो क्या असर आएगा उसकी प्रॉफिट पे? उसका 5 लाख रुपए से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं हुई, क्योंकि उसका प्रॉफिट वैसे भी 1 लाख आ रहा था। तो 5 लाख रुपए से जब उसका प्रॉफिट बढ़ गया तो उसका टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 6 लाख रुपया। टैक्स कितना बना? निल। यानी उससे मेरे रिलेटिव को कोई आपत्ति नहीं थी बिल 5 लाख रुपए बढ़ा के बनाने में, उसने बना दिया मेरे कहने, क्योंकि उसका टैक्स वैसे भी निल आ रहा है, अभी भी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मेरा प्रॉफिट 5 लाख रुपए से कम हो गया, और मैं कमाता हूं 1 करोड़ रुपए, तो मेरा 5 लाख रुपए से प्रॉफिट कम हुआ, तो मेरा तो 30% का टैक्स बच गया, यानी 1.5 लाख रुपए का सीधा सीधी टैक्स बच गया। अब मैंने क्या किया? उसको पेमेंट कितनी की? भाई बिल जितने की बनी है एक्चुअल में, बिल मैंने तो पेमेंट उतनी ही की होगी, बाद में मैंने नगद ले लिया होगा उससे। भाई 5 लाख ज्यादा दिया ना, दे दे, मेरा रिलेटिव ही तो है, तो रिश्तेदार है, दे दे मेरा 5 लाख रुपया वापस। उसने नगद में पैसा वापस कर दिया होगा। आपको कहानी समझ में आ रही है? अब इनकम टैक्स कह रहा है कि आपने अपने रिलेटिव से जो मटेरियल लिया उसकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से तो इतना नहीं बनता जितना उसने बना दिया है। मुझे दिख रहा है कि आपने 5 लाख रुपया ज्यादा दिया है। समझ गया इनकम टैक्स ऑफिसर, 5 लाख रुपए मेरी इनकम में एड बैक कर देगा। कहेगा बहुत चतुराई कर रहे थे, 5 लाख रुपए से बिल बढ़वा के अपना क्या कर रहे थे, तुम प्रॉफिट कम कर रहे थे, अभी तुम्हारी 5 लाख रुपए से इनकम बढ़ाते हैं, ये हमको लग रहा है ज्यादा पेमेंट की हो। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट दिस सेक्शन इज ट्राइंग टू से, ठीक है। अब ये स्पेसिफाइड पर्सन कौन होते हैं? देखिए, इंडिविजुअल के केस में उनके रिलेटिव होते हैं, जैसे बीबी, भाई, बहन, और एनी लीनियर एसेंडेंट। लीनियर एसेंडेंट मतलब ऊपर की पीढ़ी। ऊपर की पीढ़ी किसे कहा जाता है ये भी समझ लीजिए। माँ बाप ऊपर की पीढ़ी में आए, ये रिलेटिव हो गए। यानी अब बाप के ऊपर वाली पीढ़ी, अब देखिए मेल से पीढ़ी ऊपर बढ़ती है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी हम कहेंगे लीनियर एसेंडेंट तो माँ बाप, फिर आपके फादर के मदर फादर, मदर के फादर मदर नहीं आएंगे लीनियर एसेंडेंट में। ध्यान दीजिए, आपका लीनियर एसेंडेंट क्या है? ये आप है, यू। तो आपका लीनियर एसेंडेंट ऊपर वाली पीढ़ी, एसेंडेंट का मतलब ऊपर वाली पीढ़ी, तो फादर और मदर आएंगे। फिर मदर वाली पीढ़ी को आप छोड़ दीजिए, अब फादर के ऊपर बढ़िए, फादर और मदर, मतलब आपके फादर के फादर मदर, यानी ये कौन हो गए? ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर। फिर आप ग्रैंड मदर को छोड़ दीजिए, अब ऊपर फिर उसके दादाजी के ऊपर की फैमिली, दादाजी के फादर मदर, ये आपका लीनियर एसेंडेंट होता है। याद रहेगा सबको, एसेंडेंट फैमिली किसे कहते हैं? ऊपर की पीढ़ी। ऊपर की पीढ़ी मेल से ऊपर भागेगी, फीमेल से नहीं जाएगी। मतलब आपकी मम्मी पापा तो आपकी एसेंडेंट फैमिली में है, लेकिन अब ऊपर उससे कहा जाएगा? पापा के ऊपर वाला जाएगा। दादा दादी, नाना नानी नहीं आएंगे, ठीक है, दादा दादी। फिर उसके ऊपर परदादा परदादी, ठीक है। नीचे वाली फैमिली कैसे होती है?
डिसेंडेंट फैमिली भी लिखा हुआ है, रिलेटिव है डिसेंडेंट। डिसेंडेंट फैमिली किसे कहते हैं? बेटा बेटी दोनों आएंगे, सन डॉटर दोनों आपकी डिसेंडेंट फैमिली है। लेकिन अब उसके नीचे सन की पीढ़ी आएगी, मतलब पोता पोती। सन का बेटा बेटी आएगा, लेकिन बेटी का बेटा बेटी अब नहीं आएगा। समझ में आया? अब इसके नीचे की पीढ़ी कौन सी होगी? पोते वाले, पोते का बेटा बेटी। समझ तो रहे हो ना बच्चों? ये हो गई डिसेंडेंट फैमिली। तो ये सब रिलेटिव होते हैं, ठीक है। और इनको अगर आपने एक्सेसिव पेमेंट किया है तो आपको डिसअलाउ कर देंगे। एचयूएफ के केस में कोई भी मेंबर ऑफ द एचयूएफ है, ठीक है, या फिर रिलेटिव ऑफ सच मेंबर है, मेंबर ऑफ द एचयूएफ और रिलेटिव ऑफ सच मेंबर। जैसे अगर मेरी एचयूएफ होगी तो उसमें कौन कौन होगा? मेरे बीबी, मेरे बच्चे। मेरी बीबी मतलब मेरी एक बीबी, बीबी और मेरे बच्चे, ठीक है, वो मेरे एचयूएफ के पार्ट होंगे। अब मेरी बीबी का भाई जो है, अच्छा मैं तो फिर रिलेटिव कौन कौन हो गया एचयूएफ में? मैं, वाइफ, बच्चे, ये रिलेटिव हो गए एचयूएफ के। अगर एचयूएफ कोई भी पेमेंट हमें कर दे, मेरी बीवी को कर दे, मेरे बच्चे को कर दे एक्सेसिव पेमेंट, तो वो डिसअलाउ हो जाएगा एचयूएफ को। लेकिन हम एचयूएफ के मेंबर है, हम तो रिलेटिव हैं ही एचयूएफ के। एचयूएफ के मेंबर का कोई रिलेटिव भी एचयूएफ का रिलेटिव कहलाएगा, ये कहना चाहता है। एचयूएफ के मेंबर का रिलेटिव भी एचयूएफ का रिलेटिव कहलाएगा। आप समझे? देखिए ये रहा एचयूएफ। एचयूएफ में कौन कौन है? मिस्टर एक्स है, मिसेस एक्स है, और कौन है? सन है, ठीक है। ये एचयूएफ के मेंबर्स हैं, ठीक है, ये एचयूएफ के मेंबर्स हैं, ठीक है। अब मिसेस एक्स का जो ब्रदर ये किसका रिलेटिव है? मिसेस एक्स का रिलेटिव है कि नहीं? लेकिन एचयूएफ के केस में क्या कह रहा है कि मेंबर ऑफ द फैमिली जो हैं वो तो रिलेटिव है ही है, लेकिन रिलेटिव और सच मेंबर भी एचयूएफ के रिलेटिव हैं। यानी ये ब्रदर जो है ये एचयूएफ का के लिए स्पेसिफाइड पर्सन कहलाएगा, रिलेटिव कहलाएगा, ठीक है। अगर एचयूएफ ने इसको भी एक्सेसिव पेमेंट कर दिया तो भी क्या होगा? डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है। ये तो रिलेटिव है ही है, ये तो रिलेटिव है ही है, ये तो रिलेटिव है ही है, ये सब तो रिलेटिव है ही है। कंपनी के केस में डायरेक्टर रिलेटिव है और एनी रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर। जैसे एक कंपनी है जिसमें मैं, मेरी वाइफ डायरेक्टर है, अब मेरे वाइफ के रिलेटिव भी स्पेसिफाइड पर्सन कहलाएंगे कंपनी के लिए। मतलब मेरे वाइफ के किसी भी रिलेटिव को अगर एक्सेसिव पेमेंट गया है तो 40 भी लग जाएगा, मेरे किसी रिलेटिव को एक्सेसिव पेमेंट गया है तो 40 भी लग जाएगा। अ पर्सन हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट क्या होता है? अगर 20% से ज्यादा इक्विटी शेयर किसी के पास है तो उसे कहा जाता है हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, ठीक है। तो जिसके पास भी 20% से ज्यादा शेयर है उसको अगर एक्सेसिव पेमेंट गया है तो भी यहाँ पे 40 भी लग जाएगा। देखिए 20% ज़्यादा किसी के पास शेयर है ना तो उसका बहुत हद तक वो कंपनी पे अपना इन्फ्लुएंस करता है डिसीजन को, तो वो ज़्यादा पेमेंट करवा सकता है अपने आप को, इसीलिए 40 भी लग रहा है। मजाक थोड़ी ना होता है 20% शेयर, ठीक है। फर्म के लिए स्पेसिफाइड पर्सन कौन है? देखिए रिलेटिव जो वर्ड होता है ना ये जनरली इंडिविजुअल में यूज होता है, रिश्तेदार। कंपनी का कोई रिश्तेदार थोड़ी ना हो सकता है, इसलिए वर्ड यूज होता है स्पेसिफाइड पर्सन, ठीक है। तो इसलिए मेन वर्ड जो है ना वो है स्पेसिफाइड पर्सन। इंडिविजुअल के केस में आप भले रिलेटिव बोल लीजिए, लेकिन बाकी जगह नहीं बोल पाएंगे आप। फर्म का स्पेसिफाइड पर्सन कौन है? पार्टनर तो उनके ही हैं और रिलेटिव ऑफ पार्टनर भी हैं। फर्म के जो पार्टनर्स है वो फर्म के लिए स्पेसिफाइड पर्सन है और जो पार्टनर के रिलेटिव है वो भी फर्म के लिए स्पेसिफाइड पर्सन है। एओपी वैसे ही बिल्कुल एकदम सेम वे, मेंबर ऑफ द एओपी और रिलेटिव ऑफ सच मेंबर। यहाँ पे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब बता रहा है, वो मैंने पहले ही बता दिया आपको। 20% से ज़्यादा अगर आप शेयर कंपनी का होल्ड करते हो तो यू हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी, ठीक है। हालांकि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट अगर कंपनी के अलावा कोई बिजनेस है, कंपनी नहीं है वो, तो 20% से ज़्यादा अगर मेरा उसमें वोटिंग पावर है, डिसीजन मेकिंग में पावर है, ठीक है, तो भी मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कहलाता है। लेकिन ये सब की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमको सिर्फ और सिर्फ कंपनी के रिस्पेक्ट में ही बात करनी है, तो इट कम्स विथ वोटिंग पावर, इट कम्स विथ दिस योर शेयर, क्योंकि शेयर जितना होगा उतना ही वोटिंग पावर भी होगा। कंपनी में तो शेयर और वोटिंग पावर दोनों सेम है, ठीक है। आपके पास 20% शेयर है, कंपनी का इक्विटी है, 20% वोटिंग पावर भी है, ठीक है।
नॉट लेस देन 20% वोटिंग पावर होना चाहिए, दैट मीन्स ग्रेटर इज इक्वल टू 20%, एग्जैक्ट बात की जाए तो ग्रेटर इज इक्वल टू 20% पे यू आर सेट टू हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी। चलिए एक दूसरी बात समझते हैं। देखिए प्रॉफिट अगर मुझे कम करना है तो दो तरीका हो सकता है। मैं अपना एक्सपेंस अभी बढ़ा रहा था, क्या मैं अगर अपनी रेवेन्यू गिराने की कोशिश करूंगा, ठीक है, तो भी तो प्रॉफिट गिर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं क्या कर रहा था, मैं परचेस कर रहा था और कह रहा था बिल बढ़ा दो। अब मैं अपने रिलेटिव को सेल कर रहा हूं 5 लाख रुपए का माल, मैंने कहा बिल 2 ही लाख का बना के देंगे। ये भी तो कर सकते हैं। अगर हम 5 लाख रुपए का माल बेच रहे हैं और बिल बना रहे हैं सिर्फ 2 ही लाख रुपए का अपने रिलेटिव को, तो भी तो हमने क्या किया, अपना प्रॉफिट कम कर लिया। सेल 2 लाख का कर दिया तो 3 लाख रुपए से प्रॉफिट कम हो गया ना। 5 लाख की जगह 2 लाख की बिल बनाए तो 3 लाख से सेल कम हुआ तो 3 लाख से प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। क्या मैंने यहाँ पे प्लानिंग कर ली कि नहीं कर ली? कर ली, ठीक है। लेकिन क्या यहाँ 40B लग जाएगा? नहीं लगेगा। 40B तभी लगता है जब आप एक्सपेंडिचर बढ़ाते हो और एक्सेसिव पेमेंट करते हो। ध्यान दीजिएगा, ये बात यहाँ पे बोल्ड में इसीलिए लिखा हुआ था, जब आप कोई खर्चा करते हो उसकी पेमेंट करते हो एक्सेसिव तो 40B लगता है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट गिराने का जो ये वाला तरीका है ना, एक्सपेंस बढ़ाना, इस पे 40B लगता है। हालांकि प्रॉफिट गिराने के लिए आप रेवेन्यू भी गिरा सकते हो, गिराने को तो हम सेल कम करके दिखा रहे हैं, ठीक है, तो प्रॉफिट इससे भी गिरता है, लेकिन यहां पे सेक्शन 40B नहीं लगेगा। तो अभी 40B समझ लें तो 40B पे ही फोकस करते हैं, ठीक है। आइए देखिए एक एग्जांपल क्या है यहाँ पे। एससीसी कंपनी सेल्स गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय इट टू इट्स डायरेक्टर। कंपनी डायरेक्टर को माल बेच रही है, ठीक है, फॉर 3 लाख रुपए। मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स इज 4 लाख। कंपनी डायरेक्टर को 4 लाख रुपए का माल 3 लाख रुपए में बेच रही है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि कंपनी कम अपनी सेल दिखा रही है। अगर कंपनी अपनी सेल कम दिखाएगी तो प्रॉफिट भी कम हो रहा है। क्या 40B लग जाएगा? नहीं लगेगा। यहां पूछा एसेसिंग ऑफिसर जो है वो 40A2 लगाना चाहता है, लगा लेगा? नहीं लगा पाओगे भाई, क्योंकि यहां पे रेवेन्यू कम कर रही है कंपनी, अपने रिलेटिव के साथ प्लानिंग करके रेवेन्यू को कम करने की कोशिश कर रही है, खर्चा बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रही है। जब खर्चा बढ़ा के एक्सेसिव पेमेंट कंपनी करती है ना, तब 40A2 लग जाता है, राइट। इलस्ट्रेशन 24 देखिए। Apex company pays salary of 4,40,000 per month to its director. The company decides to further pay 1% of its net profit to the director in addition to salary payment. Advice: एक कंपनी उसके डायरेक्टर को 40,000 रुपए महीने की तनख्वाह पहले ही मिल रही है, अब 1% प्रॉफिट का और मिलेगा। कह रहा एडवाइस कीजिए। सही है, डायरेक्टर रिलेटिव है, ज्यादा पेमेंट हो रही होगी तो डिसअलाउ हो जाएगा। लेकिन ज्यादा पेमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, ये कैसे डिसाइड होता है? एक सेकेंड। एक कंपनी अपने डायरेक्टर को 50,000 रुपए दे रही है, हो सकता है ज्यादा एक्सेसिव है, डिसअलाउ हो जाएगा। एक कंपनी अपने डायरेक्टर को 5 करोड़ रुपए महीना दे रही है, तो भी हो सकता है एक्सेसिव नहीं है, डिसअलाउ नहीं होगा। ये तो डिपेंड करता है टैलेंट पे। स्टडी एट होम प्राइवेट लिमिटेड इज माई कंपनी, मैं उस कंपनी में डायरेक्टर भी हूं और मैं एक रेम्युनरेशन ड्रॉ करता हूं, ठीक है। हालांकि जो मैं रेम्युनरेशन ड्रॉ करता हूं मैं रिलेटिव हूं, ठीक है। तो क्या एओ डिसअलाउ कर सकता है जो हमें पेमेंट हो रही है? नहीं, क्योंकि मैं सच पूछिए तो मैं जितनी तनख्वाह ड्रॉ करता हूं ना अपनी कंपनी से, स्टडी एट होम प्राइवेट लिमिटेड से, शायद इसका 4 गुना मुझे तनख्वाह मिल जाती अगर मैं कहीं जॉब भी कर रहा होता, राइट। तो आप कहेंगे सर तो फिर जॉब ही कर लीजिए। अरे कंपनी भी जो प्रॉफिट कमा रही है वो भी तो मेरी ही प्रॉफिट है, जो कंपनी की प्रॉफिट है वो भी तो मेरी ही प्रॉफिट है, इक्विटी भी तो सारे मेरे ही पास हैं, राइट। उससे ज्यादा मिला के किसी नौकरी में पैसा नहीं मिलता, ठीक है ना। नहीं तो कुछ बच्चे सोचते हैं अच्छा सर आपको कंपनी से जितना तनख्वाह ड्रॉ कर रहे हैं उससे 4 गुनी ज्यादा आपको नौकरी की मिल जाती तो आप नौकरी कर लिए होते। तो उन बच्चों को थोड़ा सा अलर्ट करें, समझाएं कि बेटा जो हम तनख्वाह कंपनी से ले रहे हैं वो मेरी इनकम है, और जो कंपनी कमा रही है वो भी तो मेरी ही है, कंपनी के शेयर्स भी तो मेरे ही पास है, मैं ही तो मालिक हूं, ठीक है। तो दोनों मिला के ना मैं अपनी इनकम देखता हूं। सरकार ना ऐसे बोलती है तुम्हारी इनकम कंपनी की इनकम, ठीक है, मैं थोड़ी ना ऐसे सोचता हूं। तो यहां पे क्या एडवाइस हो सकती है? अरे यहां पे कोई एडवाइस नहीं हो सकती है, ठीक है। 40,000 प्लस 1% ऑफ द नेट प्रॉफिट, ये एक्सेसिव है कि नहीं, ये तो डिपेंड करता है सामने वाले के टैलेंट पे, ठीक है।
तो इसमें डिसअलाउ तभी कर पाएगा जब अनरीजनेबल है, बस यही एडवाइस आप दे सकते हो कि भाई अनरीजनेबल है तो डिसअलाउ कर दो। जैसे मैं अपनी कंपनी में अपनी वाइफ को मान लो सैलरी देता हूं 2 लाख रुपए महीने की, तो एक्सेसिव है क्या? रिलेटिव है डायरेक्टर की, ठीक है, तो कोई भी पेमेंट अगर एक्सेसिव होगा तो डिसअलाउ हो जाएगा। तो वो एक्सेसिव है क्या? तो ये ऐसे देखना होगा। अगर मैं ये एओ को समझा दूं कि देखो मैं अपनी बीवी को 2 लाख रुपए महीने की तनख्वाह देता हूं, लेकिन अगर मेरी बीवी कहीं और नौकरी कर रही होती तो वो खुद ही 4 लाख रुपए पा रही होती, तो ये एक्सेसिव नहीं है। ये देखो उसके पास जॉब ऑफर्स भी हैं दूसरी कंपनी के। तो अगर मैंने ये जस्टिफाई कर दिया कि भाई उसकी वैल्यू इतनी है तो अनरीजनेबल नहीं है वो। हाँ, अगर एओ ये बात प्रूव कर दिया कि नहीं भाई अगर तुम्हारी बीबी कहीं काम कर रही होती तो 50,000 से ज्यादा नहीं मिलते, तो 1.5 लाख रुपया पर मंथ के हिसाब से अनरीजनेबल हो गया और वो डिसअलाउ हो जाएगा और इनकम में ऐड कर दिया जाएगा कंपनी के। क्लियर है सबको? तो चलिए मेरे हिसाब से आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करना चाहिए, क्योंकि एक शानदार सा सेक्शन 40A2 आपने कंप्लीट कर लिया है। तो विल स्टॉप हियर।